बीच हैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनसे बातचीत करेंगे इस देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बीच में उत्तराखंड विकास के कैसे नए रास्ते गढ़ रहा है, बना रहा है, आगे बढ़ रहा है और क्या भविष्य की योजनाएं हैं उत्तराखंड की। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष महर्षि जी, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शरद गुप्ता जी। सर प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद अग्रवाल जी का, जो कि मुख्यमंत्री जी के सेशन के बाद वित्त मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी सीधे पॉइंट पे आएंगे। मैं जब से यहाँ आया हूँ लोग एक बात कहते हैं कि उत्तराखंड के जो जवानी है और जो पानी है दोनों ही उसके काम नहीं आता, और एक नहीं कईयों से ये बात सुनी कि ना जवानी काम आ रही है ना पानी काम आ रहा है। पलायन का ये हाल है। मैंने आंकड़े देख रहा था, एक आरटीआई कहती है कि पिछले 10 साल के अंदर 5 लाख लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो छोड़ के चले गए। करीब 734 ऐसी विलेजेस यानी गांव हैं जो कि अब घोस्ट विलेजेस बन गई हैं। 52% मेल छोड़ के चले गए। लगभग 35% टोटल पॉपुलेशन नई रोजगार के तलाश में चली गई है। और सबसे जो दुख की बात वो ये है कि जो एजुकेटेड यूथ है, जो ग्रेजुएट है, जो कि हायर सेकेंडरी किया हुआ है, उसके पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर श्रेष्ठ भारत में श्रेष्ठ उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन होना है तो ये तो निश्चित तौर पे है कि यहाँ पे रोजगार पैदा करना है। वो कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर जो आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड न्यूज चैनल लॉन्च हुआ है उसकी आप सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रदेश के विकास में श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और आप जैसे वरिष्ठतम पत्रकार जो इसमें जुड़े हैं उनके प्रति मैं बहुत मंगल कामनाएं कर रहा हूँ। और आप जिस प्रकार का आपने एक सवाल किया कि हम लोग रोजगार कैसे सृजित करेंगे, ये बात ठीक है कि अक्सर एक बात हमारे बारे में कही जाती थी कि यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी कभी काम नहीं आया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, यहाँ का जो आज उत्तराखंड है वो इस कल्पना को जहां पहले कभी हम लोग बोलते थे उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। आप देखिए कि हमारे इस दौर में अनेकों ऐसे रोजगार के कार्यक्रम सृजित हुए हैं। यदि मैं ताजी बात करूं तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट आयोजित होनी है 8-9 दिसंबर को, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। अभी लंदन, फिर उसके बाद दुबई, और आज ही चेन्नई से लौटे हैं। और उसके साथ साथ बैंगलोर है, अहमदाबाद है, जिसमें मुझे भी जाना है। कैसे इंश्योर करोगे? जैसे मैं इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि मैंने अभी एक हमारे सहयोगी को सिडकुल एरिया में भेजा। वहां पे भी इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री है। वहां जब लोगों से बातचीत करी तो वो लोग कहते हैं कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ के नौकरी कर लेते हैं, हमें नहीं मिलती। आप ये कैसे इंश्योर करोगे? अब मैंने माना आपकी एक इन्वेस्टर समिट हो रही है, हो सकता है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ भी जाए, यहाँ के आदमी को, उत्तराखंड के आदमी को रोजगार मिले, वो कैसे इंश्योर करेंगे? कोई पॉलिसी बनाएंगे, क्या करेंगे? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा पूरी कर लूँ। और अहमदाबाद, जिसमें मुझे भी जाना है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हम लोग 31 को जाके 2 को लौटेंगे, और उसके बाद फिर बॉम्बे और दूसरी जगह पे जाना है। यानी कुल मिला के जो इन्वेस्टर समिट होगी उसका मेन मकसद ही हमारे इस क्षेत्र का विकास और यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देना। एक सिडकुल के विषय में जो आपने बात कही, हमारी सरकार की बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है कि जो हमारे यहाँ रोजगार होंगे, खासकर सिडकुल और प्राइवेट क्षेत्रों में, 70% प्राथमिकता यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेंगे, और ये हम पूरी तरह से इंश्योर कराते हैं। और यदि हम अगर आप ये कह रहे हैं कि 70% आप इंश्योर करोगे कि यहाँ के पॉपुलेशन को रोजगार मिले, तो आप यहाँ के लोगों की फिर कंप्लेंट क्यों आ रही है? नहीं, उसमें देखिए 2-3 बातें आप समझिए
कि जो रोजगार होता है खाली उसमें हमारा व्यक्ति, जैसे जो शिकायत आती है, चूंकि ये शिकायत कहीं ना कहीं आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन उसमें विषय दूसरे किस्म का है। एक आदमी लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जब लेता है तो उसमें वो अवसर देता है उन लोगों को जो लेबर काम करेगा। लेबर कहां से आएगी? स्थानीय व्यक्ति यदि लेबर करने की स्थिति में नहीं है तो वो कहीं से तो बाहर से लाएगा ना। ऐसी स्थिति में कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो रोजगार हमारे स्थानीय व्यक्ति को नहीं दे रहा है। लेकिन जो मैनेजरियल स्टाफ है, जो उस प्रकार का स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ है, उसमें 70% रोजगार के लिए हमारे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। ये सरकार की स्पष्ट मंशा भी है और ये हम इंश्योर भी कराते हैं। अग्रवाल साहब, एक इसमें यह भी बात है कि अधिकतर जितना भी यहाँ पे व्यापार है, जितने भी होटल हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो बाहर के लोगों ने के ओनरशिप है, और जो कर्मचारी हैं, जो छोटे ढाबे वाले हैं, वो लोकल लोग हैं। तो इकोनॉमी जो है वो डोमिनेटेड बाय आउटसाइडर्स। तो इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि जो यहाँ का पैसा है यहीं के लोगों के पास है, बाहर ना जाए? देखिए, जहां तक आपने होटल्स की बात की है जी आप जानते हैं कि उत्तराखंड नैसर्गिक दृष्टि से बहुत खूबसूरत है जी, और यहाँ और तीर्थाटन के रूप में पूरे, यदि मैं साल भर की बात करूं तो हमारी पॉपुलेशन है लगभग 1.25 करोड़ जी, और यदि फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 7-7.5 करोड़ लोग हर वर्ष हमारे उत्तराखंड आते हैं। और वो जब यहाँ आते हैं, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से बात करें, तीर्थाटन की दृष्टि से बात करें, अभी हमारे यहाँ चारधाम यात्रा चलती है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 50 लाख से ज्यादा अभी तक श्रद्धालु हमारे चारधाम यात्रा में आ चुके हैं और ये अभी तक का बहुत सारे पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। पिछली बार 46 लाख थे तो इस बार 50 लाख से ऊपर आंकड़ा पास हुआ। लेकिन अग्रवाल साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी तो बन गया है। इतना बड़ा फुटफॉल। मैं आपकी बात को, मैं पहले आपकी बात का मैं तरफ से जवाब दे दूं। जहां जब ये यात्रा चलती है तो इसको हम अपने यहाँ आर्थिक का आधार मानते हैं और उसका कारण क्या है कि यदि हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है वो लोकल चलती है जी, चारधाम यात्रा के लिए, वहां रोजगार मिलेगा। ड्राइवर्स लोकल है, कंडक्टर्स लोकल है, मैकेनिक लोकल है। जहां जहां रास्ते से होके वो चारधाम यात्रा पे वो गाड़ियां चलती हैं, वहां जितने भी स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं ढाबे और इस प्रकार के छोटे मोटे होटल वो खुद चलाते हैं। अग्रवाल साहब, यही तो मेरा सवाल है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पेट्रोल वाले हैं, डीजल के लोकल स्थानीय लोग हैं, वो उनको रोजगार मिलता है। जहां तक आप बड़े होटल्स की बात कर रहे हैं, ये होटल्स में अब थोड़ा सा परिवर्तन आया कि बाहर की जो चेन है होटल की वो अब थोड़ा यहाँ पे आने लगी है, लेकिन उसमें हमारे जो पर्यटक बाहर के आने वाले लोग हैं, अब यहाँ पे जहां पे हम बैठे हैं, यदि यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने यहाँ पे सराय हैं, जितने हमारे ये आश्रम हैं, यहाँ सभी लोग रहना पसंद करते हैं। और यदि यही लोग मसूरी जाएंगे तो मसूरी में धर्मशाला में रुकना पसंद नहीं करता बाहर का पर्यटक, तो उसको तो होटल चाहिए। उस होटल के लिए यदि हमें अपना पर्यटन बढ़ाना भी है तो होटल को भी यहाँ अनुमति देनी पड़ेगी। उस नाते वो होटल भी कामयाब हो रहा है, लेकिन उसमें भी हमारे स्थानीय लोग काम कर रहे हैं तो उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। उसके साथ साथ चूंकि मैं वित्त मंत्री भी हूं तो आपकी जानकारी में डाल दो, यदि होटल्स आएंगे तो फाइनेंस आएगा जीएसटी के माध्यम से, तो वो भी हमें लाभ कहीं ना कहीं देता है। अच्छा अग्रवाल साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी कहा आपने कि इतना जबरदस्त पर्यटन है, कई लाख लोग आते हैं, लेकिन उसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहा है। और सिचुएशन ये देखने को मिली है कि जैसे देखा गया जोशीमठ में जो हुआ, केदारनाथ जी में जो हुआ, बहुत जगहों पे हमने ऋषि गंगा, हाँ, विष्णुप्रयाग, ऊखी मठ, मतलब एक नहीं कई इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस और डेवलपमेंट, ये दोनों को आप कैसे मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जहां तक आपने जोशीमठ की बात की है, हमारे यहाँ पहाड़ के बहुत से ऐसे स्थान है जहां की कैरिंग कैपेसिटी के से ज्यादा लोगों ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बड़े बड़े। आप देखिए, फिर वही बात आई घूम के होटल्स और ये सब चीज।
हालांकि वहां मैं ये कहने को तैयार भी हूं कि वो होटल्स हमारे स्थानीय लोगों के, लेकिन जो हम हमेशा कहते हैं, सरकार कहती है कि आप नियोजित तरीके से उसमें निर्माण करिए, लेकिन वह अनियोजित तरीके से जिस प्रकार से हुआ उससे कहीं हमें थोड़ा दिक्कत हुई। अभी मैं जोशीमठ के साथ साथ यदि मैं हिमाचल की बात करूं, इसी साल में कितने वहां पे लोगों को परेशानी हुई, उसी स्थिति में जैसा जोशीमठ हिमाचल में भी हुआ। ये खाली हिमाचल की समस्या नहीं है, ये तमाम पर्वतीय प्रदेशों की समस्या है, क्योंकि पर्यटक आना चाहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में और वो रहना चाहता है, फिर वही बात है होटल्स में। लेकिन मैं तो ऐसी स्थिति में मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जब मैं बात अपनी पूरी कर लूं, आप जितने सवाल कहेंगे मैं उतनी देर तक आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मेरी पूरी हो जाने दें। बिल्कुल। तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने हमारी सरकार, माननीय धामी जी की सरकार ने निर्णय लिया, हमारे जितने इस प्रकार के जो हमारे पर्वतीय जो पॉइंट्स हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी का हम सर्वे कराएंगे, यानी कि आने वाले टाइम पे ये समस्या फिर पैदा ना हो, उसके लिए सरकार उनका सर्वे करा रही है ताकि लोगों को आगे आने वाले पे समस्या पैदा ना मैं हो। इसी पॉइंट पे आ रहा था आपके पास। मैं कहीं पढ़ रहा था 1976 की एक रिपोर्ट थी, एक कमेटी बनी थी जो कि एंशियंट लैंडस्लाइड के ऊपर थी और जो कि जोशीमठ के बारे में थी। ये कहता था कि भाई इधर जो उसके जमीन के नीचे का पोर्शन है जोशीमठ के नीचे वो हॉलो हो रहा है, और जो तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट है और हेलांग बाईपास जो है वो उसकी वजह से हो रहा है। अब एक कमेटी की रिपोर्ट 1976 की बनी हुई है, उसको इग्नोर करके अगर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी तो जवाबदेही है इसमें। नहीं, मैंने कहा ना कि अनियोजित तरीके से विकास हुआ है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा 1976 की रिपोर्ट, अभी हमने अपने तमाम सर्विस के आधार पे भी करा है कि क्या विशेष कारण था जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई। तो सबसे बड़ा जो कारण सामने आया वो ये है कि जो हमारा पानी है उसका निकलने का जो ड्रेजिंग जो है वो पानी निकलने की स्थिति बहुत ठीक ठाक नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, सिल्टिंग हो जा रही है, तो उसके कारण ये समस्या आई। तो वो बात घूम के फिर आई कि अनियोजित विकास। हालांकि हमने जिला विकास प्राधिकरण बनाए थे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उसको हमने स्थगित किया और ऑप्शनल कहा कि जो व्यक्ति उस पर अपना नक्शा पास कराना चाहे तो करा सकता है, नहीं कराना चाहे तो नहीं करा सकता है। लेकिन इस जोशीमठ के बाद हम फिर ऐसा विचार कर रहे हैं कि ताकि ये समस्या आगे पैदा ना हो, तो हमने जोशीमठ के उस बात को दृष्टि में रखते हुए हमने इस पर भी निर्णय लिया। ये आपका बहुत बड़ी घोषणा है कि आप ऐसा सर्वेक्षण कराएंगे कि कैरिंग कैपेसिटी का, लेकिन ये सर्वेक्षण कब तक कंप्लीट होगा? नहीं, अभी तो शुरुआत है। अभी आप मान के चलिए कि क्योंकि किसी काम की शुरुआत यदि हम करेंगे तो हम जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समस्या बहुत छोटी नहीं है, बड़ी समस्या है। पर पर्वतीय क्षेत्रों को हम बहुत जल्द हमने प्रारंभ करने का इसका निर्णय लिया है, जल्द इसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि घोषणाएं बहुत होती हैं, वो पूरी नहीं होती। तो ये घोषणा नहीं है, ये काम करने की स्थिति में हम लोग हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा जो आने वाला समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या कभी विकराल रूप न ले ले, उससे पहले हम लोग इस समस्या को निदान करें। एक बहुत बड़ा इशू है, थोड़ा हटके है, वो यह है हेल्थ का इशू। मेरे को अभी किसी का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे रिश्तेदार, क्योंकि 5-5, 6-6 घंटे दूर हॉस्पिटल्स होते हैं, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और एक ही नहीं, कई फैमिलीज के साथ ये होता है कि पता चले चक्राता में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में, जब तक विकास नगर या देहरादून तक पहुंचे तब तक आदमी ने दम तोड़ दिया। उसकी वजह जो उन्होंने मुझे बताई, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं, वो ये कहते हैं कि ना तो स्कूल है, स्कूल के अंदर अगर स्कूल है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं है। बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है, एक विशियस सा साइकिल बना हुआ है। उस चीज को कैसे हैंडल किया जाए कि दूर दराज में, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे हॉस्पिटल होने चाहिए, कम से कम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो जिसकी वजह से थोड़ी मदद हो जाए आम आदमी की। लोग इस चीज से बहुत परेशान है। मैंने देखा आप लोगों ने करीब 4-4.5 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया हुआ है हेल्थ सेक्टर में, लेकिन वो जो 4-4.5 हजार का एलोकेशन है करोड़ का, उससे आम लोगों तक जो लाभ पहुंचना चाहिए, जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं रहा। और ये एक आम लोगों की कंप्लेंट है जो मैं आप तक रख रहा हूँ। हेल्थ के बारे में आपने कहा, ये बात सच है कि हमारे यहाँ जो एक विषय सबसे पहले आपने उठाया था पलायन को लेके,
तो हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा के कारण भी लोगों ने प्लान किया था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए। अब यदि आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये बात तो ठीक है कि अभी तक हम सभी हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स दे पाए हों, ये मैं कहने को तैयार नहीं हूं। लेकिन ये भी कहने को तैयार हूं कि पहले की अपेक्षा हमारे तमाम जो चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें मैक्सिमम हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स वहां पे डिप्यूट कर दिए गए। और उसके साथ साथ देखिए एक सेवा हमने और भी प्रारंभ की है, वो है टेलीमेडिसिन की। दूर दराज का व्यक्ति, बाय द वे, यदि आप देहरादून हायर सेंटर, ऋषिकेश जहां हमारा एम्स स्थित है, या और किसी बड़े स्थल पे आना चाहे और उसको समय लगता हो, तो बेहतर है कि उसको हम टेलीमेडिसिन देके, जो हमारे इस एम्स के बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स उसको जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से, सुविधा के माध्यम से उससे सीधी बात करते हैं। और दिन में लगभग, मैं एक दिन खुद इस सुविधा को देखने एम्स गया था, चूंकि मैं ऋषिकेश से विधायक भी हूं, और जब मैंने वहां देखा तो लगभग रोज के 400-500 मरीज रोज उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। एक बार चीज को कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि जो एम्स ऋषिकेश है जी, वो जबरदस्त बना जी। है। और लेकिन उसमें एक कंप्लेंट अगेन मैंने स्टोरी करवाई है, वो मैं आपको भेजूंगा अभी जरूर, कि स्थानीय लोगों से ज्यादा फायदा बाहर के लोग उठा रहे हैं। मैं यहां तक कि बता दूं कि राजधानी से हमने केस स्टडी कराई, उनको जगह नहीं मिली एम्स दिल्ली में, तो वो एम्स ऋषिकेश में जगह मिली। तो अगेन स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, बाहर के लोगों को, यूपी से, दिल्ली से लोग आ रहे हैं ऋषिकेश, लाभ उठा रहे हैं एम्स में, और स्थानीय लोगों को शायद उतना लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए, पहले मैं, यदि आप अनुमति तो मैं इसकी बैकग्राउंड में 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। मैं आज ऐसे मौके पे अपने देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में 6 एम्स खोलने की घोषणा की थी, और मुझे गर्व है इस बात का कि एक एम्स में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होना चाहिए। और ये मैं आपकी जानकारी बता रहा हूँ, चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या वर्तमान में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हों, इस उत्तराखंड के प्रति उनकी हमेशा लगाव रहा है। तब उन्होंने एक एम्स उत्तराखंड में लगाने की घोषणा की थी। और मुझे याद है कि उत्तराखंड में कहाँ बने, तो इस ऋषिकेश का चयन हुआ था, ऋषिकेश में घोषणा हुई थी, और सुषमा स्वराज जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। हालांकि मैं उसमें विधायक नहीं था, लेकिन तब मैं उस कार्यक्रम में आया था। और आपकी जानकारी में बता रहा हूं कि ये एम्स, जब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यानी कि उत्तराखंड के अंदर, इस एम्स को यहाँ से शिफ्ट करने की बारी भी आई थी। और उस समय मैं जब उस टाइम 2007 में विधायक हो गया था, तो हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा प्रदर्शन इस त्रिवेणी घाट पे किया था, 2,500-3 हजार कार्यकर्ताओं और लोगों, स्थानीय लोगों के साथ, कि भी एम्स यही होना चाहिए, क्योंकि इस एम्स से पूरे प्रदेश को, पहाड़ के लोगों को, इधर आसपास के लोगों को लाभ मिलेगा। तो तब जाके यहाँ पे स्थापित हुआ, आज यहाँ संचालित हो रहा है, हजारों लोग इससे लाभ ले रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि यहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं, तो देखिए चिकित्सालय में कौन आएगा, इस पे तो आप रोक नहीं लगा सकते। मरीज कहीं से भी आएगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि मैं ये कहूं कि हमारे यहाँ के स्थानीय लोग भी उसमें पूरा लाभ उठा रहे हैं, बाहर के, अब माना मुरादाबाद के, बिजनौर के, सहारनपुर के, मेरठ के, और जो आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, मैं तो खुद साक्षी हूं इस बात का। दिन में यदि मेरे पास 500 फोन आते होंगे, तो 10, 20, 50 तो यही फोन आते हैं कि साहब हमें एडमिट कराइए, हमारा इलाज कराइए, हमें ऑपरेशन की तिथि दिलाइए। ये सेवा भी हमें करनी पड़ती है, और हम करते हैं, क्योंकि अंतोगत्वा मानव सेवा ही हमारा धर्म है। और यदि वो किसी भी स्थिति में, यदि हमारा मरीज बाहर से आके यहाँ पे लाभ ले रहा है, तो ये तो हमारे इस एम्स का, मेरा खासकर, और माननीय हमारी धामी जी का और हम सभी का सौभाग्य है कि बाहर के लोगों का हम इलाज कर रहे हैं। अपना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर के जो आ रहे हैं उनका भी हम इलाज कर रहे हैं। अजय जी, बड़ी रिमार्केबल बात है कि अग्रवाल साहब ऋषिकेश से लगातार 4थी बार जीते हैं। जी धन्यवाद। तो ये प्रदेश में सरकार किसी की बने, ऋषिकेश में इन्हीं की सरकार चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।